हम इस समय महामना मालवीय स्मृति शिवालिक गुरुकुल में हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी, नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो बीएचयू में बीटेक कर रहे थे और एमटेक की पढ़ाई उन्होंने क्यों छोड़ दी। एमटेक की पढ़ाई उन्होंने आचार्य विनोबा भावे से मिलने के बाद जब उनसे उनका सानिध्य हुआ, उन्होंने कहा कि पढ़ के क्या करोगे। वो केवल सूत्रों में बात करते थे, मंत्रों में बात करते थे और उनसे बात करने के लिए स्लेट पर लिखकर उनसे वार्तालाप करनी होती थी। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर पढ़ाई करनी है तो गांव में जाओ। तो वो व्यक्ति केवल विनोबा भावे से मिलने के बाद कैसे अपने एमटेक की पढ़ाई छोड़कर किस प्रकार गांव में जाके समाज सेवा करने लगे, और वो भी उस युवा अवस्था में जब हर व्यक्ति सोचा कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इस तरह की बात करनी। तो हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा, जो अभी कुलाधिपति हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में, पूर्व अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग, पूर्व महानिदेशक मध्य प्रदेश विज्ञान प्रायोगिकी परिषद, अध्यक्ष ग्रामोद्योग ट्रस्ट शिवालिक। तो मैं पहले नमन करता हूं डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार। और मेरा प्रश्न ये है, पढ़ाई और उसके बाद विनोबा भावे के से मिलने के बाद गांव की ओर आने के बाद अपना पूरा जीवन आपने अच्छे अच्छे पदों पर भारत सरकार में आपने बिताए, और उसके बाद पुनः सब कुछ छोड़कर फिर आप एक ऐसे गांव में आ गए जहां कोई नहीं था, एकदम बियाबान जंगल, जहां जंगली जानवर आपने बताया मुझे, और उनके बीच में आकर किस प्रकार से आपने ये भव्य शिवालिक मिशन जो है आपने कैसे शुरू किया। मैं शुरू में ही आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति कोई अच्छी चीज़ छोड़ता नहीं है। मैंने भी अगर कुछ छोड़ा है तो कुछ बेहतर चीज़ के लिए छोड़ा है, सुख और शांति के लिए छोड़ा है। यहाँ चैलेंजेस भी थे। मैं अपने टेक्नोलॉजी सिस्टम्स की स्टडी को फील्ड में अप्लाई कर सकता था, और वैसे मैं बताऊं कि जंगल है तो जंगली जानवर भी होंगे, लेकिन यहाँ की जो हवा है, जो पहाड़ से हवा आती है, जिसको हमारे बुजुर्ग लोग ढाडू बोलते हैं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इतनी ऑक्सी रिच है और इतनी रिफ्रेशिंग है कि उसके लिए तो एक दिल्ली क्या 100 दिल्ली निछावर हो सकता है। और यहां आने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और आज जो मैं भव्यता देखता हूं, ये आपने लगभग 1000 वृक्ष यहां रोपित कर दिए हैं और जो अच्छी स्थिति में है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास गौशाला है, और इस प्रकार से कुछ आपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी बनाने शुरू किए हैं। मुझे उनके बारे में बताएं। देखिए, मेरे सामने एक चैलेंज था कि देश में रिसोर्सेज बहुत हैं, खासकर हमारी जो जैव संपदा है, बायो रिसोर्सेज हैं, और खासकर ये हिमालय क्षेत्र के, शिवालिक क्षेत्र के, वो तो विश्व में अद्भुत है। अगर उस बायोमास को, उस बायो रिसोर्स को हम ठीक से जनहित में इस्तेमाल कर सकें तो लोगों को रोजगार भी है, समृद्धि भी है, सुख शांति भी है, सबका हित है। मैं संघ के साथ भी जुड़ा हूँ और सर्वोदय के साथ भी जुड़ा हूँ। इसी में सर्वोदय है, इसी में अभ्युदय है देश का। तो हमारे सामने इशू था कि ये रिसोर्सेज को साइंटिफिकली कैसे मैनेज किया जाए। मैं जब मध्य प्रदेश में डायरेक्टर जनरल था तो हमने इसी थीम पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी की थी, एक राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन भी हमने किया था। सब बड़े लोग उसमें आए थे, अब्दुल कलाम साहब भी थे, प्लानिंग कमीशन के लोग भी थे, विजय भाटकर भी थे, सब थे उसमें, ऑल टुगेदर। और वहाँ हमने ये रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इसी विषय पर चर्चा किया था। फिर बाद में मैंने IIT दिल्ली रुड़की के मित्रों से बात किया और ये आया कि ये काम मिलजुल कर किया जा सकता है। इसमें समाज के साथ थोड़ा सा साइंटिफिक बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों का एक्सपोजर उतना नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये गांव के लोगों का एक्सपोजर नहीं है। लेकिन गांव के लोगों की एक बड़ी ताकत है कि वो आपस में समाज के रूप में काम करते हैं, कम्युनिटी के रूप में काम करते हैं, अलग अलग नहीं है। शहरों में तो हर आदमी पड़ोसी को नहीं जानता है, कौन कहाँ से आया, क्या पृष्ठभूमि है,
कल कहाँ जाएगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो सब आइसोलेशन में जी रहते हैं। तो यहाँ ये है कि थोड़ा समाज की स्पिरिट बनी हुई है। और ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं था, क्योंकि मैं इसी जनपद का हिस्सा रहा हूँ। और मुझे तो बाद में पता लगा कि मेरे नाना नानी यहीं के थे, तो मैं तो यहाँ का दोता बन गया और लाडला बन गया सबका, और इसलिए मुझे तो काम करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बाकी मैं जहाँ रहता हूँ पेड़ पौधे लगाना मेरी आदत है, बिना पेड़ पौधों के मैं रहता नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे अट्टालिकाएँ वगैरह ये मुझे रिपेल करती हैं। ये जो कंक्रीट के जंगल, तो उनको कहना ठीक नहीं होगा, जंगल तो बहुत अच्छी अच्छी एंटिटी है अपने आप में। जी। ये तो पता नहीं क्या खंडर बनेंगे, ये 100-200 साल के बाद सब खंडर बनेंगे। पहले भी सभ्यताएं गिरी हैं, और अगर इसी ढंग से देश और दुनिया चलता रहा और हम नकल करते रहे अमेरिका की, यूरोप की, तो आज नहीं तो कल ये खंडर बनने वाला है। हम खंडर नहीं बनेंगे, हमारे यहाँ सब रहेगा, हमारे पेड़ पौधे हमारे लिए बड़ी असट के रूप में खड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने विज्ञान को कृषि से मिलाने का प्रयत्न किया, जो यहाँ किसान काम कर रहे थे अपने ट्रेडिशनल तरीके से, और जिस प्रकार से भी उनको जानकारी थी, उसको आपने वैज्ञानिकों के साथ मिलके। ये मुझे आपको मैं संशोधन करूंगा, तो जी। संशोधन ये करूंगा कि हमारे गांव के किसान लोग खेती बाड़ी जानते हैं, ये ICAR और IRI वालों से बेहतर जानते हैं। जी। ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार खाते ली हुई, और कॉरपोरेट इनिशिएटिव की, और US इंडो इनिशिएटिव, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या रिसोर्सेज आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो खेती की बहुत शानदार परंपरा रही है, हमारी पर एकरेज प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा रहा है, हमारे सीड्स बहुत अच्छे रहे हैं, इतनी वैरायटी रही है, हमारे लोग जानते हैं। हमारे लोग वैल्यू एडिशंस में इंडस्ट्री में भी पीछे नहीं थे। मैं तो खादी में मैंने काम किया, मुझे पता है टेक्सटाइल में हम कितना आगे थे, जितना आगे थे अब ये IIT और कॉर्पोरेट और ये सब स्टाइल नहीं कर पा रहे हैं। जिस ढंग का लोहा स्टील हम पहले बना लेते थे, आज तो टाटा और स्टील अथॉरिटी नहीं बना पा रहे हैं। मेरा तो गुरु, मैंने जो फील्ड में मैंने काम किया, थोड़ा रिसर्च का काम किया, तो नगु बाबा को मैं बहुत श्रद्धा के साथ याद करता हूँ। 90 साल की उम्र में मेरा संपर्क हुआ, और उन्होंने मुझे लोहा भट्टी में कहाँ से पत्थर कितनी हीट पैदा करके और कैसे अलग अलग क्वालिटी का आयरन स्टील को रिड्यूस करेंगे, मैंने उनसे सीखा। ये मैंने ना BHU में सीखा था, ना IIT में सीखा था, मुझे मौका मिला है, लेकिन जो मैंने वहाँ रहकर सीखा, ट्राइब्स के बीच में रहकर सीखा, वो वहाँ की खासियत है। और जितना सीख सकें, तो जितना उससे दूर जाएंगे तो हम पिछड़ रहे हैं। ये 10-20 साल इधर उधर ये GDP और ये सेंसेक्स और ये निफ्टी वगैरह, ये सब आर्टिफिशियल पैरामीटर्स हैं। फिर क्या कारण है कि अभी पूरे देश में हम देख रहे हैं कि किसान इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको इनकम नहीं हो पा रही थी? कारण सीधा सा है, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, ये कहने के लिए तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, लेकिन वास्तव में ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने उनको अच्छी तरह से अपने जाल में बांधा हुआ। और पहले भी जो एम्पायर्स खड़े हुए हैं, ये एम्पायर्स में जो बिजनेस इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, ये कोलंबस, वास्को डी गामा क्या थे, बिजनेस ट्रिप्स थी, स्पॉन्सर ट्रिप्स थी, आ रहे थे यहाँ ढूंढने आ रहे थे। चला था हिंदुस्तान के लिए, पहुंच गया अमेरिका, अमेरिका को लूटा, अमेरिका के लोगों को लूटा। इतनी रिच सोसाइटी थी वहाँ की, इतनी डाइवर्सिटी वहाँ पर, सबको ख़त्म करके कैसे तहस नहस किया है। मैं थोड़े दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में था, मुझे पता है कि ब्रिटेन से कैसे कैसे लोग वहाँ गए, और आज ब्रिटेन पूरा वाइट हो गया है, जबकि वहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो सब आइसोलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में इतना गड़बड़ी किया है। और ये हुआ क्या है कि एम्पायर्स जो हैं, जो हमारे यहाँ राजे महाराजे थे, इन्होंने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के साथ में तालमेल किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कहने को तो सरकार है, चुनाव होते वगैरह है, लेकिन जो कॉर्पोरेट स्ट्रेंगल होल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब कौन क्या भाषा बोलता है, मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी सरकार रहे वो मजबूत सरकार हो, देश के हित में काम करे। और अभी सरकार कुछ अच्छे काम कर भी रही है नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से। लेकिन ये जो आपने किसान का जिक्र किया, मैं कारीगरों के समाज से जुड़ा हूँ, कारीगर पंचायत का अध्यक्ष भी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या स्थिति है। नए नए स्किल के प्रोग्राम बन रहे हैं, और पुराने स्किल्स को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रमोट नहीं कर पा रहे, रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10-5 साल में शायद ये जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आ रहे, खड़े हो रहे हैं, जो क्लाइमेट का क्राइसिस एग्रेवेट हो रहा है, शायद इसमें से कल आ जाए। और नहीं आएगी तो फिर सभ्यताएं तो बनती बिगड़ती रही हैं,
बड़े बड़े देश, बड़े बड़े एम्पायर्स नष्ट हो गए हैं। इस कोरोना महामारी ने भी बहुत लोगों को अकल सिखा दी है। हम वापस अपने मूल की तरफ जा रहे हैं, अपने जड़ी बूटियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लगता है, लेकिन पता लगेगा कि ये शमशान वैराग्य है या एक साल के बाद हम इस नए रास्ते को खोजने को आगे बढ़ेंगे। अभी तो एलोपैथी का साम्राज्य है, अभी तो आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को सेकेंडरी माना जा रहा है। थोड़ा बहुत इस सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन उससे कई गुना अधिक करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। आप किस प्रकार से यहाँ किसानों की मदद कर रहे हैं? आपने लगभग 100 से अधिक गाँव को हमारा लेकर। काम बहुत सीधा है, हम गांव में जाके कुछ अच्छे लोगों को ढूंढते हैं। जी। हर गांव में, हर जाति समाज में कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं। कोई टीचर हो सकता है, कोई रिटायर्ड सर्वेंट हो सकता है, अच्छा किसान हो सकता है। सबसे अच्छा किसान कौन, सबसे अच्छी फसल किसकी हुई जी, सबसे अच्छा कारीगर कौन, सबसे बूढ़ा कौन, सबसे बुढ़िया कौन, अनपढ़ होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक आधा पढ़ा लिखा युवा भी चाहिए। तो हम वहां जाके वहां के पंच पकड़ते हैं, गांव के 5 लोगों को ढूंढते हैं। बड़ा गांव है तो 5 के 7 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, छोटे गांव में 5 के बदले 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हम 10-5 गांवों के बीच में ऐसी एक गांव के पंचों की संकुल सभा बनाते हैं। संकुल सभा की टोली बनती है, कमेटी बनती है, और ये अपने आप में एक अच्छी सॉवरेन यूनिट है। ये डिसाइड करते हैं कि क्या करें। बात चलती है खेती में क्या करें, रोजगार में क्या करें, उसमें क्या करें, बात में से बात आगे बढ़ जाती है। तो उसका पिछले कुछ वर्षों में क्या रिजल्ट आया आपको? रिजल्ट ये आया कि अभी हम उत्तराखंड के कुछ 50-60 गाँव में काम कर रहे थे, अब ये संख्या 100 के पार कर जाएगी। और हमारा टारगेट ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं वो हर गांव में 150 किसान महिलाओं के साथ हमारा इंटरेक्शन हो। प्रोसेस शुरू हुई है, कई जगह अच्छा हो रहा है। मैं कुछ दिन के बाद कोसानी जा रहा हूँ, जो कि कुमायूं में हमको एक और क्लस्टर में काम करना है। कोसानी में थे, अब द्वाराहाट में शुरू करेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में भी कई संकुलों में काम कर रहे हैं। यहाँ भी शिवालिक तपोवन का क्षेत्र है, यहाँ भी हम काम कर रहे हैं। और एक तो हमारा इंटरेस्टिंग क्लस्टर है जिसमें ये जो बागड़िया समाज के लोग हैं, जो गड़िया लोहार हैं, जो फैले हुए हैं, जिनके इधर उधर बेचारे को गाँव भी नहीं है, उजड़े हुए हैं, डेरे बना के रहते हैं। सरकार उनके लिए पता नहीं क्या कितनी मदद कर रही है, दुख भी होता है। उनके पास स्किल्स हैं, वो खेती के और घरों के लिए आवश्यक औजार बनाने के मास्टर्स हैं, गड़िया लोहार हैं वो। जी बिल्कुल। तो हम उनको भी जुटा रहे हैं, थोड़ा सा उनको प्रोफेशनली भी जरा उनको ऑक्यूपेशनली भी इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सा साथ आकर काम। वैसे तो बहुत अच्छा, उजड़ने के बाद भी पिछले 300-400 वर्षों में उन्होंने अपने समाज का स्वत्व बचा के रखा है। हम उस स्वत्व को आगे बढ़ाएंगे, उसी में से उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, और जो बच्चे पढ़ लिख सकते हैं उनको भी मौका देंगे। एक क्लस्टर तो हमारा यही है। अरे वाह, ये हम देख ही रहे हैं कि हमारे जो आदिवासी लोग आज भी, जो पिछले 500-400 पीढ़ियों से एक ही काम कर रहे हैं, और उन्होंने हमारी संस्कृति को बचा के रखा है अपने गीतों के माध्यम से, अपने पेंटिंग के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से। और यहाँ तक कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो वो काम कर रहे हैं, जड़ी बूटियों की जो उनको नॉलेज है, बिना किसी स्कूल में गए हुए, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जब गांधी जी के 150 वर्ष हुए, कस्तूरबा के भी हुए थे, तो हमने गांधी 150 के लिए 150 क्लस्टर्स में करीब 1500 गांव में करीब 15,000 कारीगरों से संपर्क किया। क्या बात। और उसमें हुनर खोज 15,000 में से हमने 1500 अच्छे कारीगर छांटे, उनको बुलाया दिल्ली। लेकिन दिल्ली उनको बुलाया जो पहली बार आ रहे थे। कुछ लोगों को बार बार आने का चस्का पड़ गया है, दिल्ली में दलाल लोग बहुत हैं। जी जी। आम आदमी तो बेचारा वहाँ अनजान बन जाता है, अपने आप में अजनबी बन जाता है अपने आप में। तो हमने हुनर खोज का कार्यक्रम दिया था, बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। अभी भी हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आप गौशाला यहाँ पहले भी चलाते रहे हैं, अभी फिर से, मतलब मैंने देखा गाय के साथ आप सुबह से लगे हुए हैं। आप ये जो पंचगव्य से अभी पूरे देश में काफी अच्छा काम हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? किस प्रकार से और किसानों को जोड़ा जाए जो सभी गायें पालते हैं, गाय को रखते हैं, और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, इसमें संभावनाएं अपार हैं, अपार संभावनाएं। गाय के बिना तो गांव तो बनता ही नहीं है, घर भी नहीं बनता है वास्तव में। तो गाय पालन तो फिर से एक बार वापस लाना ही पड़ेगा। ये पैकेट्स का दूध कहाँ से क्या आ रहा है, क्या बिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि दूध का उत्पादन बढ़ा नहीं है और खपत बढ़ गई है। पता नहीं क्या क्या मिक्सअप हो रहा है, कहाँ कहाँ से क्या चल रहा है। अब बच्चों को, बीमारों को सही दूध भी ना मिले तो दुर्भाग्य होगा देश का।
तो खैर मेरा वो गौशाला तो नहीं, मैं गाय का घर ही बोलता हूँ उसको, जी, जी। गोधाम बोलते हैं जी। मैंने अपना घर बनाया तो गाय का घर भी बनाया, बिना गाय के मैं रहता नहीं हूँ। इतनी बात है, सिंपल बात है। क्या बात है। तो इतनी अच्छी आपसे जानकारी मिली, आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे अलग अलग विषयों पे। अभी तो एक संपूर्ण किया और एक एक विषय पे आपके हम विचार लेंगे, जिससे हम तमाम भारत के नौजवानों को, भारत के जो ग्रामीण अपने नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं, वो अब शहर जाके नौकरी की तलाश ना करें, अपने हम गांव में रहकर क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर चिंता करें। और इसके ऊपर ऐसे हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने इतना अर्जित किया है और ये आगे उसको बढ़ाने के लिए तत्पर है। आज इस आयु में भी ये हमसे ज्यादा, हर युवा से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप इसको बराबर देखते रहें। हम डॉक्टर महेश शर्मा जी को फिर से सुनेंगे और उनकी बातों को, जो उनकी सोच है उसको हम पूरे भारत के प्रत्येक गांव में लेके जाएंगे। मेरा यही आप सबसे निवेदन है। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद।